नमस्कार। 25 जून 1975, वो आधी रात जब भारत के लोकतंत्र ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। जी। और कारण बताया गया आंतरिक अशांति। हाँ, और इसी के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। ये 21 महीने लंबा दौर था जिसने देश पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। और आज हम इसी दौर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, अदालती दस्तावेज हैं, उस समय के लेख हैं, लोगों के संस्मरण हैं और ऐतिहासिक विश्लेषण भी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के कारण, उनके असर और जो अलग-अलग नजरिए हैं उनको समझना है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा ना? मतलब इसके पीछे कुछ कारण तो रहे होंगे, खासकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। हाँ, वो एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण बना। 12 जून 1975 की बात है ये। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। हाँ, रायबरेली सीट वाला मामला। जी बिल्कुल। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और 6 साल के लिए उनके पद संभालने पर भी रोक लगा दी गई। तो जाहिर है इससे राजनीतिक माहौल बहुत गर्म आ गया। और उसी समय जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी तो चल रहा था। हाँ, वो भी एक बहुत अहम फैक्टर था। जेपी का आंदोलन सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं कर रहा था, वो तो समाज में, राजनीति में, पूरी व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की बात कर रहे थे। संपूर्ण क्रांति, अच्छा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही रवैये के खिलाफ छात्र, विपक्षी दल सब बड़े पैमाने पर सड़कों पर थे। विरोध प्रदर्शन काफी बढ़ गए थे। तो सरकार का पक्ष क्या था? उन्होंने इमरजेंसी क्यों जरूरी बताई? सरकारी पक्ष ये था कि देश की स्थिरता को आंतरिक खतरों से खतरा है। उनका कहना था कि इन विरोध प्रदर्शनों और असंतोष से देश की एकता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और इसी के बचाव के लिए अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। और फिर आई वो रात 25-26 जून के, अचानक से सब कुछ बदल गया। जी बिल्कुल। आधी रात को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर दस्तखत किए और सुबह सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इसकी घोषणा कर दी गई। सबसे पहली गाज किस पर गिरी? शायद मीडिया पर। हाँ, मीडिया पर असर फौरन दिखा। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब बहुत सख्त। कोई भी खबर छापने से पहले सरकारी अधिकारियों से पास करवानी पड़ती थी। दिल्ली में तो कहते हैं अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। हाँ, ये भी हुआ। कई बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि वो छप ना सकें। इसी माहौल पर तो एल.के. आडवाणी जी की वो मशहूर टिप्पणी है ना। हाँ, वो कि आपको सिर्फ झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप रेंगने लगे। बिल्कुल। ये सिर्फ मीडिया की हालत नहीं बताता, बल्कि वो जो एक डर का, एक सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बन गया था, उसकी तरफ इशारा करता है। सही बात है। और राजनीतिक विरोधियों का क्या हुआ? जेपी, मुरारजी देसाई, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, उन सबको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रातों रात बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, अनुमान है कि 1,10,000 से ज्यादा लोगों को निवारक निरोध कानूनों के तहत जेल में रखा गया था। 1,10,000? वो भी बिना किसी मुकदमे के? हाँ, मतलब सिर्फ शक के आधार पर कि ये लोग सरकार के लिए खतरा हो सकते हैं। ये निवारक निरोध कानून का पहलू था। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और आम आदमी के जो मौलिक अधिकार है, उनका क्या हुआ? वो शायद इमरजेंसी का सबसे चिंताजनक पहलू था। संविधान का अनुच्छेद 19, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की, सभा करने की आजादी देता है, वो निलंबित कर दिया गया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म? एक तरह से, हाँ। और इससे भी आगे बढ़कर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस का अधिकार भी निलंबित कर दिया गया। अच्छा, ये हेबियस कॉर्पस वाला मामला थोड़ा समझाएंगे? आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब था? देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि अगर सरकार आपको हिरासत में लेती है तो आपको 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करना होता है और अदालत तय करती है कि आपकी हिरासत कानूनी है या नहीं। इसके निलंबन का मतलब था कि अगर सरकार ने आपको इमरजेंसी के दौरान पकड़ लिया तो आप अदालत जा ही नहीं सकते थे अपनी रिहाई के लिए। बाप रे, मतलब कोई कानूनी रास्ता ही नहीं बचा। जी। और एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से इस पर मोहर लगा दी थी। ये बड़ा विवादास्पद फैसला रहा है। तो अदालतें भी एक तरह से शक्तिहीन हो गई थी। और संसद, उसका क्या रोल था? संसद का महत्व भी काफी कम हो गया था। कई विश्लेषक कहते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश ने अपनी किताब में लिखा है, कि संसद एक रबर स्टैम्प जैसी बन गई थी, बस सरकार के फैसलों पर मोहर लगाने का काम। हाँ, मतलब
बहस और चर्चा थी, गुंजाइश कम हो गई। बिल्कुल। ज्यादातर शासन अध्यादेशों से चल रहा था, मतलब सरकार आदेश जारी करती थी और वो कानून बन जाता था, बिना संसद की लंबी बहस के। चुनाव भी स्थगित कर दिए गए थे। कोई आवाज उठी संसद में इसके खिलाफ? हाँ, कुछ थी। जैसे पुरुषोत्तम मावलंकर थे, एक निर्दलीय सांसद। उन्होंने अकेले ही कई बार विरोध दर्ज कराया। उनकी किताब भी है इस पर, नो सर। लेकिन ज्यादातर विरोध दब गया था। ये तो हुई संस्थाओं की बातें, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने इसे कैसे महसूस किया? क्या कहते हैं स्रोत हमें अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण ने अपनी जेल डायरी में लिखा 22 जुलाई 1975 को कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि श्रीमती गांधी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और ये विश्वास दुखद रूप से सच साबित हुआ है। ये उनका नजरिया था। और डर का माहौल कैसा था? हाँ, डर और अनिश्चितता तो थी ही। कुमी कपूर की किताब है द इमरजेंसी, अ पर्सनल हिस्ट्री। इसमें उन्होंने अपने और दूसरे लोगों के व्यक्तिगत अनुभव बताए हैं कि कैसे दमन हुआ, कैसे डर का माहौल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया थी? दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन जैसी पत्रिकाओं ने लिखा कि कैसे भारत में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रेस पर सेंसरशिप है और नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़े संकट की तरह देखा गया। तो संक्षिप्त में कहें तो 25 जून 1975 से जो ये 21 महीने का दौर शुरू हुआ, उसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं। इसे कई लोग भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और इस दौर को समझने के लिए हमें इन सभी स्रोतों को, कानूनी रिकॉर्ड, व्यक्तिगत डायरी, नो सर जैसी किताबें, पत्रकारिता, ऐतिहासिक विश्लेषण, सबको मिलाकर देखना होगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये व्यक्तिगत आजादी, संस्थाओं की निष्ठा और सत्ता के केंद्रीकरण के बीच एक गहरा टकराव था। जी, और इसका असर आज भी हमारी संवैधानिक सोच पर महसूस होता है। निश्चित रूप से। ये पूरी बातचीत हमें इस सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं असल में कितनी नाजुक हो सकती हैं और उनकी स्वतंत्रता को बचाए रखना कितना जरूरी है। ये घटना सत्ता के केंद्रीकरण और नागरिक अधिकारों के बीच जो संतुलन है, उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की चुनौती के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें विचार करते रहना चाहिए।